एक कहानी है दुलाई वाली। राजन वाला घोष की कहानी है। और आप जानते हैं कि राजन वाला घोष ने जो कहानी लिखी थी हिंदी में, वह बंग महिला के नाम से लिखी थी। 1882 में जन्म होता है, यानी भारतीय हिंदू जो काल था उस काल में इनका जन्म होता है। इनके जन्म से 3 वर्ष के बाद कांग्रेस का भी जन्म होता है। तो वह जो दौर था बहुत उथल पुथल वाला दौर था। मृत्यु होती है इनकी 24 फरवरी 1951 को। काफी लंबा वक्त है, यानी ब्रिटिश की गुलामी में भी इनका जीवन था और जो आजाद देश था उसमें भी इनका जीवन था। तो जो कहानी है दुलाई वाली, आगे हम लोग देखेंगे कि है तो ये दोस्त की कहानी, दो दोस्तों की कहानी है, लेकिन समय का भी इस पर असर है। वाराणसी में इनका जन्म होता है और मिर्जापुर में इनका परिवार बस जाता है। बंगाली परिवार है, बांग्ला भाषी लोग हैं। राजेंद्र वाला घोष ने ज्यादा काम बांग्ला में ही किया है। लगातार वो लिखती रही हैं बांग्ला में। हिंदी के लेखक के साथ सिर्फ संपर्क हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमखंड जैसे लेखक जो संपर्क में आए, मिर्जापुर में ही थे, तो उसके द्वारा वो जो असर पड़ा तो हिंदी में भी कहानी लिखने लगी। बांग्ला से काफी अनुवाद इन्होंने कहानियों का किया है। 1904 से 1970 तक का लेखन चला। जीवन तो 1951 तक था। एक दुर्घटना घट गई, इनकी जो संतानें थी वो भी गुजर गई, पति भी गुजर गए, तो लेखन पर इसका असर हुआ। लेखन से अपने को उन्होंने काट लिया और लिखना बंद कर दिया। 3 कहानियां हैं इनकी, दुलाई वाली, भाई बहन, हृदय परीक्षा। वैसे एक कहानी जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं उसका जिक्र होता है। ये कहानियां जो इनकी छपती थी उसमें सरस्वती पत्रिका थी। आप जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 से शुरू हुआ था और उसमें इनकी कहानियां छपी है। यह कहानी 1907 में छपी है सरस्वती में। जो पात्र हैं कहानियों में क्या देखा जाता है? एक तो देखा जाता है कि पात्र कौन कौन है, कथानक कौन सा है, घटनाएं कैसी कैसी घटी हैं, कहानियों के उद्देश्य क्या है, क्यों लेखिका ने या लेखक ने कहानियां लिखी हैं। तो देखिएगा कि 4 पात्र प्रमुख है। उसके अलावा भी 1-2 पात्र है। बंसीधर इसका नायक है कहानी का। जानकी देवी उनकी पत्नी है। नवल किशोर बंसीधर का फुफेरा भाई भी है और दोस्त भी है। सीता जानकी की बहन है। नवल किशोर की पत्नी का जिक्र हुआ है और बंसीधर का जो साला है यानी जानकी देवी का जो भाई है उसका जिक्र होता है। इतने ही पात्र हैं। कहानी की जो शुरुआत है वह शुरुआत होती है काशी में, गंगा के किनारे से, या कहिए गंगा में स्नान करके जो नायक है बंसीधर, वो अपनी ससुराल आता है। ससुराल में आने के बाद वह कहता है अपनी पत्नी से कि अब तत्काल यहां से चलना पड़ेगा। इनका घर इलाहाबाद है। जानकी देवी कहती है कि इतनी जल्दी कैसे होगा, आखिर भाई है वो भी बीमार पड़ा हुआ है, एक बहन की विदागरी इतनी आसानी से कैसे हो पाएगा, यह संभव नहीं लगता है। और नैयर का एक मोह भी है अंदर ही अंदर मन में कि आए हैं तो कुछ दिन रह ले। बंसीधर मानता नहीं। उनका कहना है कि देखो नवल किशोर आ रहे हैं, उन्होंने टेलीग्राम दिया है कलकत्ते से इलाहाबाद आ रहे हैं, तो हम लोग यहां से चलेंगे और बनारस से चल के मुगलसराय पहुंचेंगे। मुगलसराय में जो उनकी गाड़ी आएगी तो उसी पर फिर साथ साथ हम लोग इलाहाबाद जाएंगे। दोनों की दोस्ती बहुत बेमिसाल है। जानकी देवी सोचती है कि ये तो मानेगा नहीं, इसके मन में जो बात आ गई है वो ये करेगा ही।
वो तैयार हो जाती है, बावजूद इसके कि उसका भाई बीमार है। तैयारी करके दोनों चल पड़ता है। ये लोग मुगलसराय आते हैं। मुगलसराय के प्लेटफॉर्म पर बंसीधर बहुत बेसब्री से उस गाड़ी का इंतजार करता है। प्लेटफॉर्म के एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो बदमाश ढंग से प्रतीक्षा कर रहा होता है। रेल आती है और बंसीधर हर एक डब्बे में जाकर ढूंढता रहता है नवल किशोर को, लेकिन नवल किशोर नहीं मिलते। बहुत निराश होता है बंसीधर कि सोचा क्या था, हो क्या रहा है। बहुत महसूस करके मन में रेल में बैठ जाता है। अपनी पत्नी को, जो जनाना का डिब्बा था, औरत के लिए खास तौर से उन दिनों डब्बे हुआ करता था, तो उसमें बिठाया और दूसरे डब्बे में खुद बैठ गया। गाड़ी पर बैठा तो भूख का एहसास हुआ। बनारस में ठीक से खाया नहीं था। मिर्जापुर में वो उतरा और खाना खाया। सोचा कि पत्नी से ही पूछ ले। पत्नी से पूछने गया तो पत्नी ने कहा कि नहीं खाएंगे खाना। मिर्जापुर में फिर जब लौट कर आया तो देखता क्या है कि कुछ नए यात्री आ गए। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी स्त्री है जो दुलाई ओढ़कर एक कोने में पड़ी हुई है। एक स्त्री बार बार प्लेटफॉर्म की ओर झांकती है, गाड़ी खुलने वाली है। वो इंतजार कर रही है अपने पति का कि जो प्लेटफॉर्म पर उतरा है वो वापस आए। वापस आया नहीं। बहुत निराशा होती है उस औरत को, निराशा होती है। और जब यह इस बात की चर्चा होती है, लोग यात्रीगण जानते हैं, तो जो स्त्रियां बैठी हुई हैं वो तरह तरह की आशंकाएं हैं। और ये आशंकाओं की जो भाषा है वो भाषा आंचलिक भाषा है और बहुत ही बखूबी की लेखिका ने उसको चित्रित किया है। आपस में बातचीत लोग करते रहते हैं। अंत में बंसीधर कहता है कोई बात नहीं है, हम भी इलाहाबाद जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, वहां पर गंतव्य तक आपको छोड़ देंगे। और वो जो दुलाई ओढ़ी हुई एक स्त्री है, वह बीच बीच में इसको देख लेती है बंसीधर, और जो देखती है तो बंसीधर पर इसका असर अच्छा नहीं लगता है। इसके मन में आता है कि जो स्त्री है वो अच्छी स्त्री नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद आती है, इलाहाबाद में रुकती है। बंसीधर उतरते हैं और बारी बारी से सबको उतारते हैं। एक बुढ़िया भी उतरने वाली थी, उसको भी उतारते हैं, और बुढ़िया को, अपनी पत्नी को और वो जो स्त्री थी बिठा करके वो जाते हैं स्टेशन मास्टर के पास अपना दुखड़ा कहने की। किसी तरह से टिकट भी उनको नहीं है, ये क्या कहते स्त्री को, तो कहने जाते हैं। और लौट पे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, न स्त्री है, न उनकी पत्नी है, न वो बुढ़िया है। अब बेचैन होता है कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया। उसी समय वो देखता है कि दुलाई ओढ़े हुए वो स्त्री आ रही है। बंसीधर को संदेह होता है कि हो न हो इसी का कोई करिश्मा है और इसी ने जो है भगाया है सब। और दुलाई वाली से वो कहता भी है कि तूने ही इन स्त्रियों को गायब किया है। इस पर दुलाई हटाकर जब वह स्त्री कहना शुरू करती है, वो स्त्री तो है नहीं, वो तो नवल किशोर है जो दुलाई में अपने को ढांक रखा है, वह मजाक कर रहा है। तो जैसे ही दुलाई उसने हटाया, देखा कि नवल किशोर है, वो हंसने लगा। दोनों दोस्तों ने बहुत ठहाका मारा उसके बाद। और नवल किशोर ने कहा कि सारी स्त्रियां पालकी पर बैठी हुई हैं और हम लोगों ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। दोनों दोस्त हंसते हुए बाहर आए। जानकी ने कहा भी, अरे तुम लोग क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया न आए। कहानी इतनी ही है, यानी बनारस से इलाहाबाद एक तरह से गाड़ी की कहानी है, रेल की कहानी है, दो दोस्तों की कहानी है। लेकिन
कहानी की जो अपनी विशेषता होती है, अब जब वर्णन करते हैं तो उस वर्णन में बहुत सारी चीजें आती हैं। कहानी के रूप में देखें तो एक मुकम्मल कहानी है, क्योंकि एक कथानक भी है, घटनाएं भी घटती हैं, पात्र भी है, उसका चरित्र भी स्पष्ट रूप से रेखांकित होता है, पात्रों के बीच अंतर्द्वंद भी है, चाहे अंतर्द्वंद बंशीधर का हो या जानकी देवी का हो, वह अंतर्द्वंद नजर आता है। जानकी भी परेशान होती है जब वो नैहर से चलना शुरू करती है, भाई बीमार है, गरीबी है, और अचानक चलने के बाद जो उसकी बेबसी है उसमें उसका रोना भी है। बंशीधर के अंदर भी द्वंद आता है अपने दोस्त के लिए। मुगल सराय में जब वो नहीं मिलता है गाड़ी पर, और जो अनजानी स्त्री है उसको ठिकाने पर पहुंचाने की जो बात होती है उसमें भी वो द्वंद से ग्रसित होता है। तो कहिए कि कहानी में कहानीपन है, और सबसे बड़ी बात है कि कहानी में जिज्ञासा बनी रहती है। अब शुरुआत की कहानी है 1907 की। 1907 में अगर ऐसी कहानी लिखी जाती है तो निश्चित तौर से कि इसको कहानी तो माननी ही चाहिए। कहानी का जो उद्देश्य है वो दो दोस्तों की जो अटूट दोस्ती है उसके बीच का जो हंसी है, मजाक है, जो संवेदना है वह है, लेकिन युग की प्रवृत्तियां भी उसमें नजर आती है। नजर क्या आती है कि जानकी देवी का जो परिवार है वो बहुत निम्न वर्गीय है, भाई बीमार है, लेकिन प्रेम छलछलाता रहता है। निम्न वर्ग जो उस दौर का था वो आर्थिक चीजों से पीड़ित था, लेकिन प्रेम की कोई कमी नहीं है। आजादी की लड़ाई भी चल रही थी, विभाजन हो चुका था बंगाल का, स्वदेशी की लहर भी चल रही थी, और बंशीधर जो पात्र है वह विलायती धोती पहने हुए है। उसको एहसास होता है कि नवल किशोर जो है वह स्वदेशी पहनता है और मैं जो पहन रखा हूं विलायती है। वह कहता है भी एक संवाद के माध्यम से कि एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए। देखेंगे तो दो चार सुनाएंगे, सुनाए बिना नहीं रहेंगे। और बात ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। यानी पात्र को इस एहसास है। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ तो स्वदेशी की एक लहर फैली, या कहिए कि आजादी की लड़ाई जो चल रही थी उसका जो भारतीयकरण हुआ, वो राष्ट्रीयकरण हुआ, वो निश्चित तौर से 1905 के बंगाल विभाजन से हुआ। और इस पर भी इसका असर है, नवल पर भी है। और नवल के बहाने जो बंशीधर कहता है तो बंशीधर पर वो भी कन्विंस है, वो कहता है कि देश का सामान खरीदेंगे तो देश में ही रहेगा। यह जो कहानी है, स्त्रियों में जो संवाद होता है उसमें आंचलिक भाषा है, और समाज में कैसा अविश्वास होता है, कैसी आशंकाएं होती हैं, तमाम चीजें उसमें है। त्याग भी है, सहयोग भी है। हाँ, एक जगह लेखिका लिखती है कि किसी किसी आदमी ने तो यहां तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर उसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। जब बंशीधर ने कहा कि स्त्री को छोड़ देंगे इलाहाबाद में जगह पर, गंतव्य पर, तो एक ने टिप्पणी कर दी कि यह जो आदमी है ये तो ले जाएगा और उसका जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएगा। तो यह अविश्वास भी समाज में है। उस गाड़ी पर एक लाठी वाला था, उसने तो खुल्लम खुल्ला ऑफर ही दे दिया, कहा बाबूजी कुछ हमारा साझा, यानी लूट में मुझे भी कुछ हिस्सा दीजिएगा। तो इस तरह की चेतना भारतीय समाज में मौजूद थी, दोस्ती भी थी, और जो दुष्प्रवृत्तियां थी वह भी मौजूद थी। तो कहानी जो चित्रित करती है, जो संकेत करती है, और संकेत का जो विकास बाद की कहानी में होता है वह इसमें मौजूद है। और धुलाई वाली एक मुकम्मल कहानी है। पहली कहानी है या नहीं है, ये डिबेटेबल है, विवादास्पद है।
इसके पूर्व भी कई कहानियां लिखी गई हैं। आगे हम लोग इस एक कहानी का जिक्र करेंगे, माधवराव सप्रे की कहानी। तो उसको हम लोग दूसरे क्या कहते हैं एपिसोड में, दूसरे वीडियो में इसको हम लोग करेंगे। आप सारे लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों से, बहुत अच्छे लग रहा है और बहुत आनंद आ रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, आप भी इससे लाभ उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।